दोस्तों, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं। एक ऐसी ही रात की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं हूं सिलिंदर और आप देख रहे हैं कहानी आना। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लाल जोड़े में सिंदूर भरी मांग के साथ एक सुनसान स्टेशन पर अकेली बैठी रो रही थी। और एक अजनबी लड़की की एक छोटी सी दया ने न सिर्फ उसकी बल्कि कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर में यकीन दिलाएगी कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि असली मोड़ तो वहां आता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड का एक छोटा सा कस्बा था रतनपुर। शाम के लगभग 7 बज रहे थे और आसमान पर काले बादल किसी अनहोनी की तरह घिरते चले आ रहे थे। रतनपुर का रेलवे स्टेशन वैसे तो दिन भर भीड़ से भरा रहता था, मगर उस शाम अजीब सी सुनसानी छाई हुई थी। आखिरी पैसेंजर ट्रेन कब की निकल चुकी थी और प्लेटफार्म पर बस गिनती के कुछ लोग बचे थे। कोई चाय की दुकान समेट रहा था, कोई अपने झोले के सहारे बेंच पर सिर टिकाए ऊँग रहा था। हवा में बारिश की नमी थी और दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। उसी प्लेटफार्म के सबसे आखिरी कोने में एक टूटी हुई बेंच के पास जमीन पर सिमटी हुई एक लड़की बैठी थी। उसने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। हाथों में लाल चूड़ियां अब भी खनक रही थी। मांग में सिंदूर की एक पतली सी लकीर थी और आंखों में काजल आंसुओं के साथ बहकर गालों पर फैल चुका था। उसका चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि कुछ ही घंटे पहले यह लड़की किसी की दुल्हन बनी थी, मगर अब उसकी आंखों में वो दर्द था जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने उठाकर पटक दी हो। उसका नाम था रोशनी। और दोस्तों, नाम तो रोशनी था, मगर उस वक्त उसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह बार बार अपने कांपते हाथों से अपने जोड़े का पल्लू ठीक करती, फिर अचानक किसी डर से चौंक कर इधर उधर देखने लगती, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसे ढूंढता हुआ यहां आ जाएगा। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता था। कभी वह स्टेशन के गेट की तरफ देखती, कभी पटरियों के उस पार फैले अंधेरे को, और फिर अपने घुटनों में सिर छिपाकर सिसकने लगती। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, कोई उसे देखकर ठिठकता, फिर दबी जुबान में अपने साथी से कुछ फुसफुसाकर आगे बढ़ जाता। कोई बूढ़ी औरत दया भरी नजरों से उसे देखती, मगर बारिश के डर से जल्दी जल्दी अपने रास्ते चली जाती। मगर दोस्तों, यही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई तमाशा देखना चाहता है, मगर किसी के आंसू पोंछने के लिए कोई रुकना नहीं चाहता। किसी ने उसके पास जाकर यह नहीं पूछा कि बेटी, तेरे साथ हुआ क्या है, तू यहां अकेली क्यों बैठी है। रोशनी के मन में उस वक्त एक ही बात घूम रही थी, अब वो जाए तो जाए कहां। पीछे लौटना मौत के मुंह में लौटने जैसा था और आगे का कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। उसके पास न पैसे थे, न कोई फोन, न ही इस अनजान कस्बे में कोई अपना। बस एक छोटी सी पोटली थी जिसमें उसकी मां की दी हुई एक पुरानी चांदी की पायल और कुछ जरूरी कागज बंधे हुए थे। वही पोटली उसने सीने से लगा रखी थी, जैसे वही उसकी इस दुनिया में आखिरी पूंजी हो। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और बारिश की पहली बूंदें प्लेटफार्म पर गिरने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और रोशनी सिहर उठी। उसका पतला सा दुपट्टा
भीगने लगा था। उसने अपने आप को और सिकोड़ लिया, मगर ठंड और डर दोनों उसके भीतर तक उतर रहे थे। उसी पल उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या इस दुनिया में सच में उसका कोई नहीं है? क्या उसकी जिंदगी अब इसी सुनसान स्टेशन पर खत्म हो जाएगी? दोस्तों, ठीक उसी वक्त स्टेशन के दूसरे छोर से एक नौजवान तेज कदमों से चला आ रहा था। उसके एक हाथ में पुरानी सी छतरी थी और दूसरे हाथ में एक थैला जिसमें कुछ किताबें और दवाइयां थी। उसका नाम था कबीर। साधारण सी कमीज, पैरों में पुरानी चप्पल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। कबीर उसी कस्बे के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और श्याम को अपनी बूढ़ी दादी के लिए दवाई लेने शहर गया था। उसी आखिरी ट्रेन से वो लौटा था और अब बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। कबीर तेजी से गेट की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज पड़ी। उसने एक पल के लिए कदम रोके। पहले तो उसने सोचा कि बारिश की आवाज होगी, मगर फिर वही दबी दबी सिसकियां उसे फिर सुनाई दी। उसने मुड़कर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा जहां बिजली की हल्की रोशनी में एक लाल जोड़े में लिपटी आकृति बैठी हुई थी। कबीर का दिल एक पल को ठहर गया। दोस्तों, यह वो लम्हा था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि भीगने से पहले घर पहुंचना जरूरी है। उसे क्या मतलब किसी अजनबी से, मगर उसके कदम वहीं जम गए। पता नहीं क्यों उस रोती हुई लड़की को देखकर उसके भीतर कुछ हिल गया। शायद इसलिए क्योंकि दोस्तों, कबीर ने खुद अपनी जिंदगी में एक ऐसा जख्म झेला था जिसका दर्द वो आज तक नहीं भूल पाया था। मगर उस जख्म की कहानी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वही इस पूरी कहानी की सबसे गहरी जड़ है। कबीर कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने थोड़ी दूरी बनाकर बेहद नरम आवाज में पूछा, बहन जी, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बारिश तेज होने वाली है। रोशनी ने चौंक कर सिर उठाया। एक अजनबी मर्द को अपने इतने पास देखकर उसका डर और बढ़ गया। वह घबराकर थोड़ी पीछे खिसकी और कांपती आवाज में बोली, आप जाइए यहां से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उसकी आवाज में डर भी था और एक टूटे हुए इंसान की चिढ़ भी। कबीर समझ गया कि यह लड़की किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। उसने अपनी छतरी को थोड़ा झुकाकर उसके ऊपर की तरफ कर दिया ताकि वो बारिश से बच सके, और शांत स्वर में बोला, देखिए, मैं आपको जानता नहीं और न ही मुझे आपकी कोई बात जाननी है, मगर इस वक्त इस सुनसान स्टेशन पर बारिश में एक लड़की का अकेले बैठना ठीक नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ मत कहिए, पर इतना भरोसा रखिए कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। रोशनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। दोस्तों, टूटे हुए इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है, किसी पर भरोसा करना। आज सुबह तक जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, उसी ने उसके साथ ऐसा धोखा किया था कि अब उसे हर चेहरे में फरेब नजर आता था। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। प्लेटफार्म की टीन की छत से पानी की धाराएं बहने लगी। रोशनी जिस कोने में बैठी थी वहां छत टपक रही थी और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से उसके होठ कांप रहे थे। उसी पल स्टेशन के बाहर की तरफ से दो आदमियों की तेज आवाज सुनाई दी। कोई किसी को ढूंढ रहा था। इधर देखो, आखिरी प्लेटफार्म पर देखो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो आवाजें सुनते ही रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह कांपने लगी और अचानक कबीर की कमीज का कोना पकड़कर
रोंदी हुई आवाज में बोली, भैया मुझे बचा लो, वो मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। दोस्तों, उस लड़की की आंखों में जो दहशत थी, उसे देखकर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक पल को भी देर नहीं की। उसने जल्दी से अपना थैला उठाया, रोशनी का हाथ थामा और बोला, चलो मेरे साथ, जल्दी। रोशनी एक पल झिझकी, मगर पीछे से आती उन आवाजों ने उसका डर इतना बढ़ा दिया कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और कबीर के पीछे दौड़ पड़ी। दोनों स्टेशन के पिछले टूटे हुए गेट से निकले और बारिश में भीगते हुए गलियों में मुड़ गए। कबीर उसे लेकर अंधेरी पतली गलियों से होता हुआ तेजी से आगे बढ़ता रहा। रोशनी हाँफ रही थी, उसके पैरों में चुभन हो रही थी, मगर वो बस भागती रही। आखिरकार लगभग 20 मिनट बाद दोनों एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे, जहां छोटे छोटे कच्चे पक्के घर थे और हर घर के बाहर तुलसी का चबूतरा बना हुआ था। कबीर एक छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बूढ़ी मगर बेहद प्यारी सी आवाज आई, कौन है रे? इतनी बारिश में दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी ममता। ये थी कबीर की दादी सावित्री। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी, मगर दिल की रोशनी आज भी पूरी दुनिया से तेज थी। दादी ने भीगे हुए कबीर और उसके साथ खड़ी एक अजनबी लड़की को धुंधली नजरों से टटोला और पूछा, ये कौन है बेटा? साथ में कौन है तेरे? कबीर ने हाँफते हुए कहा, दादी पहले इन्हें अंदर आने दो, बाहर बहुत बारिश है, रास्ते में सब बताता हूं। दादी ने एक पल को सोचा, फिर बिना कोई सवाल के दरवाजा पूरा खोल दिया और बोली, आ जाओ बिटिया, अंदर आ जाओ, इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? दोस्तों, यही होता है असली इंसानियत का चेहरा, जो बिना जात पूछे, बिना नाम पूछे, बिना ये जाने कि सामने वाला कौन है, सिर्फ इतना देखता है कि कोई मुसीबत में है। रोशनी धीरे धीरे झिझकते हुए उस छोटे से घर में दाखिल हुई। घर बड़ा नहीं था, एक छोटा सा आंगन, 2 कमरे, एक रसोई, मगर हर चीज साफ सुथरी और करीने से रखी हुई थी। दीवारों पर भगवान की कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी और एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे घर में एक अजीब सा सुकून फैला रही थी। दादी ने तुरंत एक सूखा तौलिया और अपनी एक पुरानी मगर साफ साड़ी निकालकर रोशनी को दी और बोली, बिटिया ये गीले कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। रोशनी की आंखें फिर भर आई। आज सुबह से जिस लड़की ने सिर्फ धोखा, बेरुखी और डर देखा था, उसे इस अजनबी घर में पहली बार किसी ने इतने अपनेपन से देखा था। रोशनी ने कपड़े बदले और बाहर आंगन में आकर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे वो इन लोगों पर एक बोझ बन गई हो। तभी दादी रसोई से गरम गरम खिचड़ी एक थाली में ले आई और प्यार से बोली, पहले कुछ खा लो बेटी, सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है 2 दिन से भूखी हो। यह सुनते ही रोशनी का गला रुंध गया। सच में उसने पिछले 24 घंटों से एक दाना तक नहीं खाया था। रोशनी ने कांपते हाथों से थाली थामी और धीरे धीरे खाने लगी। हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी किसी का दिया हुआ साधारण सा खाना भी इतने प्यार से भरा होता है कि वो आत्मा तक को भर देता है। कबीर एक तरफ चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसने एक बार भी रोशनी से ये नहीं पूछा कि वो कौन है, कहां से आई है, उसके साथ क्या हुआ। वो बस इतना चाहता था कि यह टूटी हुई लड़की कुछ देर के लिए खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। खाना खत्म होने के बाद दादी ने रोशनी के सिर पर अपना झुर्रियों भरा हाथ रखा और बोली, अब चैन से सो जाओ बेटी, सुबह जो होगा मिलकर देख लेंगे। इस घर में डरने की कोई बात नहीं।
रोशनी को उस रात पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो अंदर के कमरे में एक पुराने पलंग पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर उसके मन का तूफान अभी भी थमा नहीं था। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं रोशनी की उस जिंदगी में जहां से इस दर्द की शुरुआत हुई थी। ये जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि एक दुल्हन आखिर अपनी सुहागरात के बजाय एक सुनसान स्टेशन पर अकेली क्यों रो रही थी। रोशनी एक अनाथ लड़की थी। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब एक हादसे में उसके माँ बाप दोनों चल बसे थे। उसके पिता की थोड़ी जमीन जायदाद थी, एक छोटा सा घर और कुछ खेत। माँ बाप के जाने के बाद रोशनी की परवरिश की जिम्मेदारी उसके चाचा रघुवीर पर आ गई। ऊपर से तो चाचा चाची ने उसे अपने घर में रख लिया, मगर अंदर से उनकी नीयत में खोट था। उनकी नजर हमेशा रोशनी के पिता की उस जमीन पर थी जो असल में रोशनी के नाम थी। रोशनी ने अपना बचपन और जवानी उसी घर में एक नौकरानी की तरह बिताई। सुबह से शाम तक घर का सारा काम, ताने और फिर कभी कभार मार भी। फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने छुप छुप कर पढ़ाई जारी रखी। गांव के स्कूल से किसी तरह 12वीं पास की और उसका सपना था कि वो आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो। मगर चाचा रघुवीर को उसका पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था कि अगर रोशनी पढ़ लिख कर समझदार हो गई तो एक दिन वो अपनी जमीन का हिस्सा मांग लेगी। इसलिए चाचा ने एक चाल चली। उसने रोशनी की शादी जल्द से जल्द कहीं दूर कर देने की ठान ली, ताकि वो लड़की हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से और सबसे जरूरी उस जमीन के हक से दूर हो जाए। तभी गांव में एक रिश्ता लेकर एक आदमी आया। उसका नाम था नत्थू, एक दलाल। उसने बताया कि शहर का एक अच्छा खाता पीता परिवार है। लड़का सरकारी नौकरी में है और उन्हें बस एक सीधी सादी गरीब घर की लड़की चाहिए। दहेज की कोई मांग नहीं। दोस्तों, जहां दहेज की कोई मांग न हो और रिश्ता जरूरत से ज्यादा अच्छा लगे, वहां अक्सर कोई बहुत बड़ा फरेब छुपा होता है। मगर चाचा रघुवीर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसे न रोशनी की खुशी से मतलब था, न उसकी जिंदगी से। उसे तो बस उससे पीछा छुड़ाना था। उसने आओ देखा न ताओ और आनन फानन में रोशनी की शादी उस लड़के से तय कर दी, जिसका नाम बताया गया था विजय। रोशनी ने बहुत मिन्नतें की। उसने रोते हुए कहा, चाचा जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा और पढ़ने दीजिए। ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। मगर चाचा ने एक न सुनी। उसने उल्टा उसे डांटते हुए कहा, तेरी जैसी अनाथ लड़की को कोई हाथ लगा रहा है, यही बहुत है। चुपचाप शादी कर, वरना घर से निकाल दूंगा। बेचारी रोशनी, जिसका इस दुनिया में और कोई था ही नहीं, चुप हो गई। उसने अपने नसीब को मान लिया। शादी हो गई दोस्तों, मगर अजीब बात ये थी कि शादी में लड़के वालों की तरफ से बहुत कम लोग आए थे, और जो आए थे उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ये कोई शादी नहीं बल्कि कोई सौदा हो। दूल्हा विजय भी जरूरत से ज्यादा चुप था और बार बार अपने साथ आए एक रोबदार से आदमी की तरफ देखता था, जैसे हर बात के लिए उसी से इजाजत ले रहा हो। रोशनी के मन में बार बार एक अनहोनी का डर उठ रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि शायद ये उसका वहम है। शादी के बाद विदाई हुई। रोशनी को लड़के वाले अपने साथ शहर ले जाने के लिए ट्रेन से निकले। रास्ते में जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो दूल्हा और बाकी लोग नीचे उतरकर चाय पीने लगे। रोशनी अपने डिब्बे में अकेली बैठी थी। तभी उसके कानों में बाहर खड़े उन लोगों की धीमी आवाजें पड़ी, और दोस्तों, जो उसने सुना उसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रोबदार आदमी, जिसका नाम शमशेर था, उन लोगों से कह रहा था, माल अच्छा हाथ लगा है, शहर पहुंचते ही इसे आगे पार्टी को सौंप देना।
पूरे 1.5 लाख में बात पक्की हुई है। और हाँ, ये जो विजय बना घूम रहा है, ये असली दूल्हा थोड़े ही है। ये तो बस शादी के नाटक के लिए रखा था। काम खत्म और लड़की हमारी। रोशनी का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। दोस्तों, अब उसे सारा माजरा समझ आ गया। ये कोई शादी नहीं थी, ये तो लड़कियों को खरीदने बेचने वाले एक गिरोह का जाल था। गरीब, अनाथ, बेसहारा लड़कियों को झूठी शादी का झांसा देकर शहर ले जाया जाता था और फिर उन्हें बेच दिया जाता था। और उसका अपना सगा चाचा थोड़े से पैसों और एक जमीन के लालच में उसे इस नर्क में धकेल चुका था। उस पल रोशनी के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी उन दरिंदों के हाथ सौंप दे, या फिर जान की बाजी लगाकर भाग जाए। और दोस्तों, उस लड़की ने, जिसने जिंदगी भर सिर्फ जुल्म सहना सीखा था, उसे एक पल में जीने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ने के लिए हल्की सी सीटी दी और वो लोग चाय में मशगूल थे, रोशनी ने अपनी पोटली उठाई और ट्रेन के दूसरी तरफ के दरवाजे से कूदकर पटरियों के पार अंधेरे में भाग गई। वो भागती रही, गिरती रही, फिर उठकर भागती रही। उसके लाल जोड़े में कांटे उलझ गए, पैरों से खून बहने लगा, मगर वो रुकी नहीं। पीछे से उन आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर वो उनकी नजरों से बच निकली और दौड़ते दौड़ते उसी रतनपुर स्टेशन तक पहुंच गई, जहां वो थककर, टूटकर उस बेंच के पास बैठ गई थी। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां कबीर ने उसे रोते हुए देखा था। अब आप समझ सकते हैं कि रोशनी की आंखों में वो दहशत क्यों थी। वो किसी टूटी शादी का मातम नहीं मना रही थी, वो तो मौत के मुंह से निकलकर भागी थी और जानती थी कि वो दरिंदे उसे ढूंढते हुए कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। उधर कबीर के घर में उस रात किसी को नींद नहीं आई। कबीर बाहर आंगन में बैठा था और दादी उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, बेटा, ये लड़की कौन है और इसके साथ हुआ क्या है? मुझे सब सच सच बता। कबीर ने जितना उसे पता था सब दादी को बता दिया। स्टेशन पर मिलना, उसका डर और वो लोग जो उसे ढूंढ रहे थे, यह सब सुनकर दादी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, इस मासूम बच्ची ने इतना सब झेला। बेटा, अब जब ये हमारे घर आ गई है तो हम इसे यूं ही भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह रोशनी की आंख खुली तो उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आया। वो डरते हुए बाहर आंगन में आई। वहां दादी तुलसी को जल चढ़ा रही थी और कबीर एक तरफ बैठा बच्चों की कापियां जांच रहा था। उसे देखते ही दादी मुस्कुराई और बोली, आ गई बिटिया, रात को नींद आई कुछ? आ बैठ, चाय पी। रोशनी की आंखें फिर भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी वजह से आप लोग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। यह कहते हुए वो रो पड़ी। तभी कबीर ने अपनी कॉपी एक तरफ रखी और गंभीर आवाज में बोला, और जाकर कहाँ जाओगी? फिर किसी और स्टेशन पर बैठकर रोगी? और जब वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तब? देखो रोशनी, डरकर भागने से ये मुसीबत खत्म नहीं होगी। इन भेड़ियों से डरकर नहीं, इनसे लड़कर ही जीता जा सकता है। रोशनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक अजनबी जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं, उसके लिए इतना सोच रहा था। दोस्तों, इसी मौके पर कबीर ने रोशनी को वो बात बताई जो उसके दिल का सबसे गहरा जख्म थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा दर्द इसलिए समझ सकता हूं रोशनी, क्योंकि मैंने भी ये दर्द झेला है। मेरी एक बड़ी बहन थी, सपना। आज से 4 साल पहले ठीक ऐसे ही एक झूठे रिश्ते के जाल में फंसाकर उसे शादी के नाम पर बेच दिया गया था। हम गरीब थे, हमारे पास न पैसा था न कोई पहुंच। मैं उस वक्त बहुत छोटा था।
कुछ कर नहीं पाया। पुलिस ने भी हमारी एक न सुनी। मैं आज तक अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाया। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि अगर मेरे सामने फिर कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यह सुनकर रोशनी सन रह गई। अब उसे समझ आया कि कबीर की आंखों में वो गहरा दर्द क्यों छुपा था। दोस्तों, यही तो जिंदगी की सच्चाई है। जिसने खुद किसी अपने को खोया हो, वही दूसरे का दर्द सबसे अच्छे से समझ सकता है। कबीर ने आगे कहा, इसलिए रोशनी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हम पुलिस के पास चलेंगे और उन दरिंदों को बेनकाब करेंगे ताकि तुम्हारी तरह किसी और बहन को इस नरक में न धकेला जाए। मगर रोशनी डर गए। उसने कहा, नहीं कबीर, पुलिस का नाम मत लो। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उनकी पहुंच ऊपर तक है। उन्होंने तुम्हारी बहन की रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। वो तुम्हें और दादी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी वक्त बाहर गली में कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ औरतें इकट्ठा होकर बातें बना रही थी। कोई कह रही थी, अरे सुना, कबीर रात को कहीं से एक जवान लड़की उठा लाया है। दुल्हन के जोड़े में थी, पता नहीं किसकी ब्याहता है। कोई कह रही थी, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना भले घर की लड़की रात बिरात पराए मर्द के घर क्यों आएगी। गांव के लोग, जिन्हें असली सच्चाई का कोई पता नहीं था, तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। रोशनी ने जब ये सब सुना तो वो शर्म और डर से अंदर तक कांप गई। उसे लगा कि अब इस घर में भी लोग उसे गलत समझेंगे। मगर तभी कबीर उठा और बाहर गली में आ गया। उसने जमा हुई भीड़ की तरफ देखकर साफ मगर सख्त आवाज में कहा, जिसे जो समझना है समझे, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, ये लड़की मेरी बहन की तरह है और इस वक्त मुसीबत में है। जिसे मदद करनी हो आगे, और जिसे सिर्फ बातें बनानी है वो अपने घर का रास्ता नापे। किसी बेसहारा की इज्जत पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। कबीर की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि एक एक करके सब लोग चुप होकर वहां से खिसक गए। अंदर बैठी रोशनी यह सब सुन रही थी। दोस्तों, उस पल उसके दिल में कबीर के लिए जो इज्जत पैदा हुई वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज तक उसकी जिंदगी में हर मर्द ने या तो उसका इस्तेमाल किया था या उसे बोझ समझा था। ये पहला इंसान था जो बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इंसानियत के नाते उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। कुछ देर बाद कबीर अंदर आया और बोला, रोशनी, मैंने एक रास्ता सोचा है। इस शहर में मेरे एक बहुत अच्छे जान पहचान वाले हैं, इंस्पेक्टर देशमुख। वो ईमानदार आदमी है और उन लड़की तस्करी वाले गिरोह के पीछे बहुत समय से पड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें सारी बात बताएं तो शायद वो उन दरिंदों को पकड़वा सकते हैं। तुम्हारे पास उन लोगों के बारे में जो भी जानकारी है, चेहरे, नाम, ट्रेन का रास्ता, वो सब इंस्पेक्टर साहब के बहुत काम आएगी। रोशनी अब भी डरी हुई थी, मगर कबीर के भरोसे ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। दादी ने भी उसका हाथ थाम कर कहा, बेटी, डर के मारे चुप रह जाना सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक तू बोलेगी नहीं, वो दरिंदे न जाने कितनी और बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हिम्मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। दादी के इन शब्दों ने रोशनी के भीतर एक नई ताकत भर दी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो डरकर नहीं भागेगी बल्कि लड़ेगी। अगले दिन कबीर रोशनी को लेकर शहर के थाने पहुंचा। पहले तो थाने के बाहर खड़े सिपाहियों ने उन्हें टालने की कोशिश की, मगर कबीर अड़ा रहा और किसी तरह इंस्पेक्टर देशमुख से मिलने में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर देशमुख एक तजुर्बेकार और सच्चे अफसर थे। उन्होंने जब रोशनी की पूरी कहानी ध्यान से सुनी तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहुत बहादुर हो जो यहां तक पहुंची। तुमने जिस शमशेर का जिक्र किया वो हमारी राडार पर बहुत समय से है, मगर सबूतों के अभाव में वो हर बार बच निकलता है। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम इस बार उसे जरूर पकड़ सकते हैं। और रोशनी ने उन्हें वो सब बताया जो उसने ट्रेन में सुना था।
1.5 लाख का सौदा शहर में किसी पार्टी को सौंपने की बात, और शमशेर वह नकली दूल्हे विजय का पूरा हुलिया। इंस्पेक्टर देशमुख ने एक योजना बनाई। दोस्तों, अब कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, मगर इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, शमशेर का गिरोह रोशनी का सुराग पाने में कामयाब हो गया। दरअसल गांव में फैली उन्हीं अफवाहों के जरिए कि कबीर एक दुल्हन के जोड़े वाली लड़की को घर लाया है, खबर घूमते घूमते उन तक पहुंच गई थी। और एक रात जब कबीर स्कूल गया हुआ था और घर में सिर्फ रोशनी और बूढ़ी दादी थी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रोशनी ने डरते हुए दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने शमशेर अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था, चेहरे पर एक करूर मुस्कान लिए। उसने ताना मारते हुए कहा, तो यहां छुपी बैठी है हमारी दुल्हनिया, बहुत भगा दौड़ा लिया हमें, चल अब चुपचाप हमारे साथ, वरना इस बुढ़िया की जान चली जाएगी। रोशनी ने कांपते हुए दादी को अपने पीछे कर लिया और चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जैसे दरिंदों के साथ मरना मंजूर है, पर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। शमशेर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो आगे बढ़ा और रोशनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। दादी ने बीच में आकर उसे रोकना चाहा, मगर एक आदमी ने उन्हें धक्का दे दिया और बेचारी बूढ़ी दादी जमीन पर गिर पड़ी। दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, बाहर से कबीर की गरजती हुई आवाज आई, खबरदार जो उस लड़की या मेरी दादी को हाथ भी लगाया। कबीर स्कूल से जल्दी लौट आया था और घर के बाहर इन अजनबियों को देखकर सब समझ गया था। वो एक शेर की तरह अंदर घुसा। शमशेर के आदमी उस पर झपटे, मगर कबीर के अंदर अपनी दादी और रोशनी को बचाने का जुनून था। हाथापाई शुरू हो गई, मगर 3 खतरनाक आदमियों के सामने अकेला कबीर कब तक टिकता। उन्होंने उसे घेर लिया और बुरी तरह मारने लगे। रोशनी जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर डर के मारे कोई पड़ोसी बाहर नहीं निकल रहा था। शमशेर ने मौके का फायदा उठाकर रोशनी को घसीटना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ठीक उसी निर्णायक पल में गली के दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। दरअसल कबीर ने घर के बाहर इन लोगों को देखते ही अंदर आने से पहले छुपकर इंस्पेक्टर देशमुख को फोन कर दिया था और इन्हें बातों में उलझाकर पुलिस के आने तक का वक्त निकाला था। पुलिस ने पूरी गली को घेर लिया। शमशेर और उसके आदमी भागने की कोशिश करने लगे, मगर इस बार वो बच नहीं पाए। इंस्पेक्टर देशमुख ने खुद आगे बढ़कर शमशेर का गिरेबान पकड़ा और कहा, बहुत दिनों से तेरा इंतजार था शमशेर, अब तेरी सारी कारस्तानियों का हिसाब होगा। शमशेर और उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया। उनके पास से कई और लड़कियों के सौदे के कागजात और सबूत बरामद हुए। और दोस्तों, यहीं एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस की पूछताछ में शमशेर ने जब अपने गांव के सप्लायर के नाम बताए, यानी वो लोग जो उसे लड़कियां खरीदने के लिए सौदा करवाते थे, तो उस लिस्ट में एक नाम सुनकर रोशनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो नाम था रघुवीर, यानी रोशनी का अपना सगा चाचा। रोशनी के चाचा ने सिर्फ उसे ही नहीं बेचा था, बल्कि वो पहले भी पैसों के लालच में गांव की 2 और गरीब अनाथ लड़कियों को इस गिरोह के हाथों बेच चुका था। यह सुनकर रोशनी फूट फूट कर रो पड़ी। जिस खून के रिश्ते पर उसने भरोसा किया था, वही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकला। पुलिस ने चाचा रघुवीर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, उस दिन रतनपुर का वो छोटा सा मोहल्ला जो कल तक रोशनी पर उंगलियां उठा रहा था, आज उसकी हिम्मत के आगे नतमस्तक था। जो औरतें कल तक अफवाहें फैला रही थी, आज वही रोशनी को गले लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बिटिया हमें माफ कर दे, हमने तुझे गलत समझा। तू तो किसी देवी से कम नहीं, जिसने इतनी हिम्मत दिखाकर इन दरिंदों को जेल पहुंचाया। और कबीर, जिसे लोग कल तक शक की नजर से देख रहे थे, आज पूरे मोहल्ले का हीरो बन गया था। मगर इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत
कुछ और थी। इंस्पेक्टर देशमुख ने जब शमशेर के पुराने रिकॉर्ड और उसके गिरोह की डायरी खंगाली तो उन्हें 4 साल पुराने एक केस का सुराग मिला। और दोस्तों, वो सुराग कबीर की खोई हुई बहन सपना से जुड़ा था। पुलिस को पता चला कि सपना को एक दूसरे शहर में बेचा गया था, मगर वो भागने में कामयाब रही थी और एक महिला आश्रम में सुरक्षित जिंदगी जी रही थी, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका भाई उसे ढूंढ लेगा। जिस दिन कबीर को ये खबर मिली, उस दिन वो एक बच्चे की तरह रो पड़ा। 4 साल बाद जब वो उस आश्रम में अपनी बहन सपना से मिला तो दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर इतना रोए कि वहां खड़े सबकी आंखें भीग गई। दोस्तों, रोशनी की वजह से जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसने न सिर्फ रोशनी को इंसाफ दिलाया, बल्कि कबीर को उसकी खोई हुई बहन भी लौटा दी। शायद इसी को कहते हैं, जब आप किसी की भलाई के लिए सच्चे दिल से खड़े होते हैं तो भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देता है। सपना अब कबीर और दादी के साथ उसी घर में रहने लगी और दोस्तों, सपना ने रोशनी को देखते ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह अपना लिया। उस छोटे से घर में जो कभी एक बूढ़ी दादी और अकेले कबीर का सूना घर था, अब हंसी खुशी की रौनक लौट आई थी। रोशनी के मन में अब भी एक टीस बाकी थी, अपनी पहचान की, अपने हक की। एक दिन उसने वो पोटली खोली जो स्टेशन से लेकर आज तक उसने अपने सीने से लगाए रखी थी। उसमें उसकी माँ की चांदी की पायल के नीचे कुछ पुराने कागज थे। जब कबीर और सपना ने उन कागजों को पढ़ा तो पता चला कि वो रोशनी के पिता की जमीन के असली कागजात थे, जिन पर मालिक के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी का नाम दर्ज था। उसके चाचा रघुवीर सालों से इस जमीन को हड़पने की कोशिश में थे और इसी जमीन के लालच में उन्होंने रोशनी को बेच दिया था। मगर रोशनी की मां ने मरने से पहले बड़ी समझदारी से वो असली कागज रोशनी को सौंप दिए थे। इंस्पेक्टर देशमुख की मदद से रोशनी को उसकी पुश्तैनी जमीन और घर वापिस मिल गया। दोस्तों, जो लड़की कल तक बेसहारा और बेघर थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी, अपनी पहचान के साथ। मगर सबसे खूबसूरत मोड़ तो अभी बाकी था। समय बीतता गया और रोशनी ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की और कबीर ने उसका हर कदम पर साथ दिया। उसी छत के नीचे रहते रहते एक दूसरे के दुख सुख बांटते बांटते दोनों के दिलों में एक नरम खामोश सा एहसास पनपने लगा था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, परवाह करते थे, मगर किसी ने कभी कुछ कहा नहीं। दोनों चाहते थे कि वक्त खुद अपना फैसला सुनाए। एक शाम जब आसमान सुनहरे रंग में डूब रहा था, दादी और सपना ने मिलकर रोशनी और कबीर को आंगन में बिठाया। दादी ने रोशनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहा, बेटी, इस दुनिया में कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ रिश्ते भरोसे और सम्मान से, और जो रिश्ते भरोसे से बनते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। मैंने इस घर में तुम दोनों को देखा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के टूटे हुए दिल को संभाला है। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं इस घर की बहू के रूप में तुम्हें देखना चाहती हूँ। रोशनी की आंखें भर आई। उसके मन में अब भी पुराने जख्मों का डर था। मगर कबीर ने धीरे से कहा, दादी, फैसला सिर्फ रोशनी का होगा। उसकी मर्जी और उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, यही वो सम्मान था जिसकी रोशनी ने अपनी पूरी जिंदगी में बस कल्पना ही की थी। और उस पल उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको पाने की जिद करे, बल्कि वो है जो आपकी खुशी को सबसे ऊपर रखे। रोशनी ने भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ हाँ कह दी। कुछ ही महीनों बाद बेहद सादगी से अपने नए परिवार और मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में रोशनी और कबीर एक हो गए। इस बार रोशनी ने फिर से लाल जोड़ा पहना था, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। इस बार उसकी विदाई किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे घर के लिए हो रही थी जहां उसे प्यार और इज्जत मिलने वाली थी। समय आगे बढ़ता गया
रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के उसी स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने लगी, ताकि कोई और रोशनी अनपढ़ रहकर किसी रघुवीर या शमशेर के जाल में न फंसे। कबीर और रोशनी ने मिलकर अपनी उसी पुश्तैनी जमीन पर अनाथ लड़कियों के लिए एक छोटा सा आश्रम खोला, जहां उन्हें पनाह भी मिलती थी और हुनर भी सिखाया जाता था। दादी अब भी हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने उनके सूने घर को इतनी खुशियों से भर दिया। दोस्तों, कई साल बाद एक शाम रोशनी और कबीर अपने आंगन में बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी कबीर ने मुस्कुराकर पूछा, कभी सोचा था कि जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी? रोशनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, कभी कभी भगवान हमें इसलिए सबसे बुरे रास्ते पर ले जाता है ताकि हम तक उसका भेजा हुआ कोई सबसे अच्छा इंसान पहुंच सके। और कबीर ने उसका हाथ थामकर कहा, और कभी कभी एक अजनबी ही भगवान का भेजा हुआ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उस दिन रोशनी ने मन ही मन उस सुनसान बारिश में भीगे रतनपुर स्टेशन को धन्यवाद दिया, जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे डरावना दिन देखा था। क्योंकि दोस्तों, वहीं से, उसी अंधेरी रात से उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर भी शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी रोशनी और कबीर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी टूट जाए, अगर उसके भीतर लड़ने का हौसला हो और किसी एक इंसान का सच्चा साथ मिल जाए, तो वो किसी भी अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी तक पहुंच सकता है। और ये भी कि इस दुनिया में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और इंसानियत के आगे उसे एक दिन हारना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर रोशनी की हिम्मत और कबीर की इंसानियत ने आपकी आंखें नम की हों, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल के सबसे करीब रहा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, अपने अपनों के साथ शेयर करना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल कहानियाना के परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।